गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में एग्ज़ाम आ गई थी आपकी और मैं भी थोड़ा बिजी थी, इस वजह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। लेकिन मुझे अब लगता है कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है। जैसा कि यूजीसी ने कहा है कि 10 दिन के अंदर आपकी न्यू डेट रिलीज़ हो जाएगी, तो फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे वहीं से सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आपने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखे हैं, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 18 तारीख को, आपने देखा होगा कि सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे थे। पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ और आपके बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मैम पेपर 1 बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो उसके लिए कुछ हेल्प कर दीजिए। तो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि पेपर 1 के लिए आपका 3 टॉपिक, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन और आईसीटी, ये सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर से ही करना है। प्रीवियस ईयर भी अब अगर आप कर लोगे ना तो आप उतने से ही क्वालिफाई हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद बचता है डीआई और 5 नंबर का जो आपका रहता है कॉम्प्रिहेंसन, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, तो वो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो आप ये 25 नंबर आपके हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता है अगर आप मेरी तरह से मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रीवियस ईयर को देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। पहला क्वेश्चन, जैसे 30 तक हम लोग पहले कर चुके थे, उसके आगे आज 31 से करेंगे। निम्नलिखित किस मॉडल पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना था? तो ये था लंदन विश्वविद्यालय, मतलब लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे ही भारत में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे का जो है विश्वविद्यालय को स्थापना की गई थी। आपको भी पता है कि सबसे पहले यही 3 यूनिवर्सिटी खुली थी। 1857 में खुली थी ये, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पे खुली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दी थी? मतलब इसके पहले लड़कियों को अनुमति नहीं दी जाती थी। तो ये आपका यूनिवर्सिटी था बम्बई विश्वविद्यालय। ये बम्बई विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने 1883 में सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दी थी। इसके पहले लड़कियों को एग्जाम देने की अनुमति नहीं थी, मतलब सारी एग्जाम नहीं दे सकती थी। तो सबसे पहला 1883 में बम्बई विश्वविद्यालय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहकों के द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया गया है वह है कि शिक्षा जहाँ तक व्यवहारिक हो, निःशुल्क होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहकों के द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया गया वह कि शिक्षा जहाँ तक व्यवहारिक हो, अनिवार्य होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये दोनों सही है, शिक्षा व्यवहारिक भी होनी चाहिए और निःशुल्क भी होना चाहिए। प्राचीन हिंदू शिक्षा जो पद्धति थी उसके अकॉर्डिंग ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य वाली प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ गठित हुई थी? तो शिक्षा का जो उद्देश्य वाला पहला बौद्ध परिषद हुआ था कब? तो ये 483 ईस्वी पूर्व में सतपर्णी में हुआ था। 483 में सतपर्णी में ये प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईस्वी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह सतपर्णी गुफा में था। देखिए, जैसे आपको मैं बता दूं, चूँकि मैं जीके जीएस भी मेरा अच्छा है, तैयारी करने के दौरान अच्छा हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में डिटेल की जो हमारी जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, वो हमारी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। सबसे पहले जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी समय पहले हमारी ये हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि राजगीर में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा में और चौथी कश्मीर में हुई थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर के सतपर्णी गुफा में हुई थी। ये जो राजगीर है ना, यहाँ के राजगीर के सतपर्णी गुफा में हुई थी। और एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था, तो उसको फिर से अभी मोदी जी आए थे और उसका फिर से मतलब बनने का काम चल रहा था, उसका फिर से पुनरुद्धार हुआ है।
तो इसके बारे में भी आप याद करके जाइएगा कि वो कब बना था, उसमें कितना फ्लोर था, कितने किताबें थे, उसमें कब आग लगा था, किसने लगाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, और नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब ये कहता ना कि प्राचीन जो विश्वविद्यालय था उसमें टॉप कॉलेज में आता था। वहाँ पे वेनसांग फाहियान मतलब चीन से दूसरे दूसरे कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो वो उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उसके पहले कुलपति कौन बने, अभी वर्तमान में कौन है, ये सारी चीज़ों आपको, या फिर जो ओपनिंग हुआ था तो उसमें कितने देश के लोग आए थे, मतलब शायद आई थिंक उसमें 18 कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे इस बार। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूँगी, टेंशन मत लीजिए। वाई आर यू फियर व्हेन आई एम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, मिथिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है। जो मिथिला विश्वविद्यालय है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो खगोल विज्ञान, न्याय सूत्र, पुरातत्व विज्ञान, तर्क शास्त्र और आधुनिक आयुर्विज्ञान। तो इसमें से आपका आंसर है कि बी और डी के लिए है, यानी कि न्याय सूत्र और तर्क शास्त्र। जो मिथिला यूनिवर्सिटी था उसमें न्याय सूत्र और तर्क विज्ञान के लिए था। ये आपका मिथिला विश्वविद्यालय न्याय सूत्र और तर्क शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। डॉक्टर मिश्र ने मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना में बड़ा योगदान दिया था। और 1976 में जब वे मुख्यमंत्री बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण, ये मिश्र जी हैं, 1976 में जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उसी दौरान पूरे देश में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, आप लोग शायद जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस कॉलेज है, ये भी दरभंगा में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका राज्य सरकार ने अंगीकृत किया, और यह विद्यापीठ प्राचीन काल से ही दर्शन शास्त्र के साथ साथ राजनीति शास्त्र और अन्य विद्याओं का केंद्र था। देखिए जैसे मेरे पापा बताते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने गए थे, मेरे पापा भी रेलवे में जॉब करते हैं, तो जब वो इंटरव्यू देने गए थे ना, तो उनसे पूछा था ये कि दरभंगा विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। पापा को मेरे पता था, तो उन्होंने बताया, यही क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यूअर। नेक्स्ट है कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करना था। ठीक, तो ये है आपका बम्बई विश्वविद्यालय 1883 में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिए, तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष, ये 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित किन विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत करना था। तो इसका हो जाएगा ये चारों, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास और पंजाब इलाहाबाद नहीं सॉरी, सारे है इसमें, आंसर इसका डी है। सारे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब उस समय जो है लाहौर में ही, लाहौर का ही पार्ट था, मतलब लाहौर इंडिया में था, तो पंजाब और इलाहाबाद ये सारे सब में इसका परिवर्तन करना था। अगला क्वेश्चन हम 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। भारत का प्राचीन शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें वेदांग माना जाता है। तो देखिए हमारे 4 वेद हैं, और 4 वेद के पढ़ने के लिए उसके जो उपवेद कहे जाते हैं उसको हम वेदांग कहते हैं, तो वो 6 हैं। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। देखते हैं कौन कौन है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, किन्हें वेदांग माना जाता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा A B C D और E, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ये सारे आते हैं। मतलब छंद शास्त्र को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं, निरुक्त को फोनेटिक्स बोलते हैं। फोनेटिक्स आप लोग समझते हैं, जैसे हम लोग ग्रामर में जो भी उच्चारण करते हैं ना, उसको उसका एक डिफिनिट फॉन्ट होता है, उसी को बोलते हैं फोनेटिक्स, मतलब जो हम लोग बोलते हैं। जैसे होता है ना, कहीं कहीं उसका साइलेंट रहता है या कुछ, तो उसका एग्जैक्ट जैसे हर सबका बोलने का अलग अलग टोन होता है, उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। फिर होता है कल्प, रिचुअल और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ये सारे हमारे 6 वेदांग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो वेदों को सही से ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना है। वेदांग वेदों के अंतिम भाग होते हैं। वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंतिम भाग होते हैं, और इनकी संख्या कुल 6 होती है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं, और कल्प का अर्थ है कर्म कांड अथवा विधि या नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर,
कि भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में अधिकांशतः किन विषयों पर ध्यान दिया गया था। जो उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन होता था उसमें अधिकांशतः किन विषयों पर ध्यान दिया जाता था, तो ये कला पे ध्यान दिया जाता था। पहले ज़्यादातर जो उच्चतर शिक्षा में कला पे ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक जो है किस प्राचीन संस्थान से था जिसने सम्राट बिंबिसार का उपचार किया था, ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये तक्षशिला से था। उस समय क्या था ना, नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला था। जो चाणक्य वगैरह थे, चाणक्य पाणिनि, ये सब इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। तो जो जीवक था प्रसिद्ध चिकित्सक था प्राचीन काल में, जिसने जो सम्राट बिंबिसार थे उनका चिकित्सा किया था, वो तक्षशिला से ही पढ़े हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए ये सब आप ये मत समझिए कि बोरिंग है, क्या पढ़ें। देखो भाई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 20/6/2023 सेकंड शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ना तो सब पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की, हंटर आयोग ने निम्न में से किसके लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा की थी। सरकारी जो समर्थन था वो वापस लिए जाने की घोषणा की थी, किसके लिए। तो क्या महाविद्यालयी शिक्षा, वयस्क शिक्षा, नैतिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, किसके लिए लिया था। तो ये आपका हो जाएगा ए। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था, भारतीय शिक्षा संदर्भ में किया गया था। और इसका कार्य वुड डिस्पैच, जो 1854 में वुड का डिस्पैच आया था, उसके बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन करना था। और इसका मुख्य सुझाव प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इस आयोग ने महाविद्यालय शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा की थी। महाविद्यालय शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन वापस लेने की अनुशंसा की थी। हंटर आयोग ने किसमें समर्थन वापस लेने की घोषणा की थी, तो ये महाविद्यालय शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 42 नंबर की, प्राचीन काल में आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बताना है क्या सही है क्या गलत है। प्राचीन काल में नालंदा ने तर्क शास्त्र के क्षेत्र में महानतम व सर्वाधिक शानदार उपलब्धियां प्राप्त की थी। क्या ये सही है। तो हाँ सही है। प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महान उपलब्धि किया था प्राप्त। और दूसरा है, नालंदा में प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभार होता था, मतलब केवल एक ही विषय का प्रभार होता था एक। तो ये भी सही है, दोनों सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि अभी ये नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार हुआ है, तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 5वीं शताब्दी में ही थे। किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम थे, उन्होंने करवाया था। यह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। और यहाँ पर तर्कशास्त्र आपसे पूछ सकता है कि वहाँ पे कौन कौन से पढ़ाई होती थी, तो तर्कशास्त्र, धर्म, दर्शन, राजनीति। तर्कशास्त्र, धर्म, दर्शन और राजनीति की पढ़ाई होती थी और आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त की जाती। नालंदा में प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभार होता था। ये आज के ज़माने की तरह नहीं कि सब एक ही टीचर सारा पढ़ा देते, नहीं, उसमें एक टीचर केवल एक ही चीज़ को पढ़ाते थे। और नालंदा में प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभार होता था। और यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। पता है आपको, 10,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में और उसके लिए 2,000 शिक्षक थे। तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बनेंगे, लेटेस्ट है वो, पक्का बनेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो देखिए, वल्लभी गुजरात में है, विक्रमशिला भागलपुर में है, श्रीधन्य कटक उड़ीसा में है और उदंतपुरी बिहार शरीफ में। तो ये बी, सी और डी आपका बिहार में है। बी और डी बता रहा, श्रीधन्य कटक, अच्छा हाँ, उड़ीसा तो बिहार में नहीं है। तो ये आपका उड़ीसा में है और ये गुजरात में, और यहाँ से पूछा केवल बिहार में, तो विक्रमशिला और उदंतपुरी बिहार में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा महाविद्यालय है जो स्वतंत्रता पूर्व अनन्य रूप से भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए था, मतलब भारतीय राजकुमार उसमें पढ़ते थे, उन्हीं के लिए था ये। तो ये दिल्ली कॉलेज इंदौर का था, दिल्ली कॉलेज इंदौर का था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये है, औपनिवेशिक ब्रिटिश राज्य के दौरान 1870 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी सर हेनरी डेली द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राजकुमारों की शिक्षा
भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए स्थापित करवाया गया था और यह विश्व का सबसे पुराना सह शिक्षा बोर्डिंग स्कूल में से एक था। मतलब ये बोर्डिंग स्कूल में से एक था। ये बोर्डिंग स्कूल था जहाँ पे जो राजकुमार के बच्चे थे वो जाके पढ़ते थे वहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता से पहले निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी स्थापना की गई थी। मतलब जो भारतीय स्वाधीनता है उसके पहले कौन सा संस्थान इसमें स्थापना किया गया था। तो AICTE की स्थापना स्वाधीनता से पहले हुई थी। AICTE ये क्या है, तो AICTE की स्थापना, इसकी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना आपको स्वाधीनता से पहले की गई थी। फिर ICSSR जो है ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969 में हुआ था। AICTE की स्थापना 1945 में हुई थी और जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। मतलब भारतीय स्वाधीनता कब मिली थी, 1947 में। और AICTE की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया टेक्निकल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 में आई थी। ICHR भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 1972 में आई थी। ये 1972 में आई थी। ठीक है, फिर ये 1972 में आई थी। ICPR भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद 1977 में। ICPR कब आया था, तो 1977 में। देखिए ये सारा आपको याद करना है क्योंकि आपने अभी तुरंत 18 जून का पेपर दिया और आपको पता है कि उसमें ये सारा पूछा हुआ था मैच करने के लिए, तो आपको याद करना है। AICTE किससे रिलेटेड है ये भी याद करना है क्योंकि क्वेश्चन उसमें ये भी पूछा था। तो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 में, ICHR 1972 में और ICPR 1977 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर क्वेश्चन। अकादमी निष्ठा के संवर्धन में UGC अधिनियम 2018 के अनुसार सांस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल होंगे क्या, तो 4 सदस्य होंगे इसमें। अकादमिक निष्ठा के संवर्धन UGC अधिनियम 2018 के अनुसार संस्थानिक अकादमिक निष्ठा पैनल में 4 सदस्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा निम्न में से किस किस की समाकलित प्रणाली पर आधारित थी। जो उच्च शिक्षा होते थे कौन कौन से उसमें शामिल होते थे, तो इसमें हमारा धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीति होता था। धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र और नीति होता था। ये और ये अहिंसा को नहीं दिया गया। अहिंसा वगैरह ये सब तो ये प्राचीन के मतलब शिक्षा में ये शामिल नहीं किया गया था। ये तो ऐसे ही अपना नैतिक जिम्मेवारी होती है। तो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र एवं नीति की समाकलित प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राचीन प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र एवं नीति की समाकलित प्रणाली पर आधारित थी जो राजनीति एवं प्रशासन के लिए सहायक तत्व के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा गुरुकुल प्रणाली था। वे वेद, उपनिषद, दर्शन और कला की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुलों में छात्रों को नैतिकता, धार्मिकता और जीवन कौशलों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उच्च शिक्षा में अनुदेश के माध्यम के संबंध में राधा कृष्ण आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी। तो राधा कृष्ण आयोग जो है 1948 में इसका गठन हुआ था और उसी का नाम बदल के आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो UGC रखा गया वही है। तो इसका कौन कौन सा अनुशंसा यानी कि कौन कौन सी सिफारिश की थी उसमें। तो उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
तो देखिए इसका हम डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा मिसिंग है। तो सभी संघीय भाषाओं के अनिवार्य रूप में से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, ये भी सही है। और साथ ही लोकतंत्र एवं आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण एवं वर्तमान के साथ अतीत की समझ विकसित करनी चाहिए, ये भी सही है। विश्वविद्यालय में 3,000 से अधिक और महाविद्यालय में 1,500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ये किसका है? यूजीसी जो राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश है कि विश्वविद्यालयों में 3,000 से अधिक महाविद्यालय और 1,500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। और कार्य दिवसों की संख्या साल में 180 दिन होना चाहिए। जो अभी हम कार्य दिवस है उसकी संख्या 180 दिन साल में होना चाहिए। और जो संघीय भाषाओं सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, ये सारी उसकी अनुशंसाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर कि तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। तो बताना है कि आपका 1 और 2 दोनों सही है या गलत है। तो दोनों सही है। जो आपका नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी, मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय में, उसमें हम टेक्निकल एजुकेशन नहीं देते थे, जबकि तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में हम टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ाते थे, लेकिन जो इसमें था ना, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहाँ पे हम सारे चीज़ पढ़ाई होती थी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा आयोग स्वाधीनता पूर्वक 1883 से 183 की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी। जो शिक्षा आयोग आया था 1893 उसका क्या क्या टिप्पणी था। तो 1854 की विज्ञप्ति के स्थान पर नई विज्ञप्ति लाने की आवश्यकता है। बी है भारतीय विश्वविद्यालयों की सामान्य नए सांचे में ढालने की आवश्यकता है। तीसरा, स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना होगा। फिर है प्रत्येक कॉलेज को कर्मचारियों की संख्या, अनुरक्षण व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि मुहैया करना महत्वपूर्ण है। और ई में है कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा आयोग 1882-83 की प्रमुख टिप्पणियां हैं निम्नलिखित में से कि स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी करना चाहिए। जो स्थानीय सरकार है उनको आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। दूसरा में है कि प्रत्येक कॉलेज को कर्मचारियों की संख्या, अनुरक्षण व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि मुहैया करना महत्वपूर्ण है। और तीसरा है कि कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए, ये सही है। तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करवाई थी। इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता, जिसे हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के संबंध इसकी स्थापना से, और यह कॉलेज औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1817 को खोला गया था। जो हिंदू कॉलेज पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1817 को। और इस कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विवी के नाम से, इसको अभी क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बोलते हैं इसको वर्तमान में। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी हम आज 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।